अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे जावी से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची के इलाके लांडी में गैर मुल्कियों की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, दोनों दहशतगर्द हलाक, 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, अस्पताल में दौरान इलाज एक जख्मी दम तोड़ गया, एक दहशतगर्द की शनाख्त। गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला खुदकुश्ता, DIG ईस्ट असफर महसिर ने कहा कि दहशतगर्द को सर में गोली मारकर हलाक किया गया। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ने कहा कि दहशतगर्दों ने रैकी करके हमला किया, दहशतगर्दों के पास असलहा मकामी लगता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के कराची हमले की मज़म्मत, वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहा। सदर के खिताब के दौरान गैर मुहज़्ज़ब एहतजाज और गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करने पर स्पीकर कौमी असम्बली का सख्त एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल खान की असम्बली रुकनीत हालिया अजलास तक मुअत्तल कर दी गई। कल असम्बली में गालियां दी गईं, बाजे बजाए गए, अपोजिशन ने बदतरीन तारीख रकम की, पार्लिमान का तकद्दुस पामाल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज मजबूरन एक कदम उठाया, उससे बेहतरी आएगी। अडयाला जेल में बैठा शख्स मुल्क दुश्मन बयानियां चला रहा है। मुल्क दुश्मन बयानिए की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हुकूमत को जो मर्जी कहे मगर पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान गर्मा गर्मी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि स्पीकर साहब आप कानून और आइन के मुताबिक असम्बली चलाएं, मुझे कानून ना पढ़ाएं, खुद उस पर अमल करें। स्पीकर अयाज सादिक अपोजिशन लीडर को जवाब। बलोचिस्तान काबीना ने 1.5 माह बाद हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने 14 रुकनी काबीना से हल्फ लिया। काबीना में पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 वज़रा शामिल, BAP के 2 अरकान को भी काबीना में नुमाइंदगी दी गई। सऊदी अरब पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की सरमाकारी करेगा। सऊदी अरब के वफ़द का दौरे पाकिस्तान खुशाइंद रहा। तर्जुमान दफ्तर खर्चा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा का दौरा GHQ, मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर दिफा से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने जनरल मतीन गोरख का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 2 तरफा दिफाई ताउन को मजबूत करार दिया। सिंध कचरे के इलाके में शहरियों को अगवा करने की वारदातें बढ़ गईं। कश्मोर की तहसील तंगवानी में 24 घंटों के दौरान 4 बैंक मुलाजिमीन समेत 9 अफराद अगवा। डाकुओं ने जंजीरों में जकड़े मुखबियों की वीडियो जारी कर दी। कचरे के इलाके में ऑपरेशन करने का फैसला, ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में इजलास, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इक़दामात का जायजा। कला सैफुल और जामशोरों में शदीद तरीन यालाबारी, बर्फ के बड़े बड़े औलों की बरसात, पूरा इलाका सफेद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों में छतें गिरने और दीगर वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 36 हो गई।
गवादर की कलांच नदी के सैलाबी रैली में मुतअद्दिद लोग फंस गए। रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज की मदद तलब। डिप्टी कमिश्नर ने मुरासले में लिखा कि सैलाबी पानी में फंसे लोगों को फौरी तौर पर एयर रेस्क्यू की जरूरत है। वफाकी हुकूमत का डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा को हटाने का फैसला। ज़राए ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने खाकान मुर्तज़ा को चेयरमैन EOB आई लगाने की समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी है। कराची में सुई सिगरन गैस कंपनी का गैस चोरों के खिलाफ घेरा तंग। मारूफ बेकरी के प्रोडक्शन यूनिट पर छापा, लाखों की गैस चोरी पकड़ी गई। तर्जुमान के मुताबिक सर्विस लाइन से गैस चोरी की जा रही थी। मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खातून के हाथ 6 बच्चों की पैदाइश। नौसाइदा बच्चों में 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम बच्चे और उनकी मां मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हैं। बनु आकिल में आवारा कुत्तों के हमले थम न सके। आवारा कुत्तों ने एक और बच्चे की जान ले ली। आवारा कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह काट कर शदीद जख्मी कर दिया। अस्पताल मुंतकिल करते हुए बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया। टॉप स्टोरीज आपने जानी, यहाँ पर बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बताएंगे कि आज बड़ी खबरों में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात की जाएगी सबसे अहम खबर के हवाले से शहर कायद में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। इसके अलावा बात की जाएगी तनूर मालिकान कि मैना मानू की रट अभी तक कायम है, अवाम रिलीफ से महरूम है। और बात की जाएगी बिजली पर सब्सिडी बंद की जाए, IMF का एक और मुतालबा सामने आ चुका है। तो बात करते हैं कराची के इलाके लांडी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे, जबकि सिक्योरिटी पर मामूर 3 अहलकार जख्मी हो गए। नियो न्यूज ने 15 अप्रैल को गैर मुल्कियों पर हमले के खदशात से मुतालिक खबर नशर की थी। बताते चले मजीद तफसीलात उबैद शाह की रिपोर्ट में जानिए। सदर के खिताब के दौरान गैर मुहज़्ज़ब एहतजाज और गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल पर स्पीकर का सख्त एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल खान की असेंबली रुकनीत हालिया इजलास तक मुअत्तल कर दी गई। सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने तज़हीक़ आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की, स्पीकर डायस की तरफ हमला करने की कोशिश की। दोनों की रुकनीत मुअत्तल की जाती है। स्पीकर की रूलिंग, अयाज सादिक ने रुकनीत मुअत्तली की। असेंबली अरकान से तौसीक भी ली। स्पीकर के फैसले पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। रूलिंग के बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी है। PTMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने और दीगर वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 36 हो गई और 46 अफराद जख्मी हैं। जबकि पेशावर में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, गाड़ियाँ फंस गईं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से। अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, बताइएगा, बारिशों की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, छतें गिर गई हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कल से ये सिलसिला शुरू हो गया है और अभी तक जो है इस वक्त ये जारी है। अभी भी आप देख रहे हैं कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला मज़ीद जो है 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान उन्होंने ज़ाहिर किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि हाल ही में जो बारिश और सैलाब हुई है उसके बायस जो जाम बहक अफराद है उसकी तादाद 36 तक पहुंच गई है और इसी तरह 50 से ज़ायद लोग जो है उसमें ज़ख्मी हुए हैं। जाम बहक अफराद में 22 जो है वो बच्चे हैं जबकि 8 जो है वो ख़वातीन है। इसी तरह जो ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
اور آگے بڑھتے ہوئے بات کریں کہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں حالیہ بارشوں سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. گوادر اور چمن میں کچے مکانات گرنے سے 10 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ آسمانی بجلی گرنے سے 5 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. گوادر کے نواحی علاقے قلانچ میں اب تک شہری سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کے لیے ڈی سی گوادر نے پاک فوج سے مدد طلب کر لی ہے. مزید تفصیلات محمد حنیفہ زئی سے جانتے ہیں. محمد حنیفہ زئی بتائے گا فوج طلب کی گئی ہے اور گوادر کی صورتحال کے حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، بلوچستان میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی. بلوچستان کے متعدد اضلاع اس وقت سیلابی صورتحال میں ڈوبے ہوئے، جبکہ چمن اور گوادر کی اگر بات کی جائے تو چمن میں گزشتہ دن ہونے والی بارش نے تباہی مچا دی. سیلابی ریلا گھروں میں داخل ہو گئے، جس کے باعث کچے مکانات جو ہے وہ گر گئے، جس میں 7 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. جبکہ اگر گوادر کی بات کی جائے تو گوادر میں جو ہے مسلسل بارشوں کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ گھروں اور محلوں میں داخل ہو گیا. اب تک جو ہے گوادر میں پانی جو ہے وہ کڑا ہے، جبکہ گوادر کے نواحی علاقے قلانچ میں جو ہے اب تک جو وہاں کے شہری جو ہے وہ سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے، جس کی وجہ سے گوادر ڈی سی گوادر نے جو ہے پاک فوج سے امداد طلب کی اور ساتھ ہی میں ایئر ریسکیو آپریشن کا بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے. جبکہ اگر بلوچستان بھر میں اموات کی بات کی جائے تو حالیہ بارشوں میں بلوچستان بھر میں جو ہے 15 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، جبکہ متعدد افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ مختلف شارع جو بلوچستان میں وہ بھی سیلابی ریلوں سے جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے اور مختلف برجوں کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. جی ٹھیک ہے حنیفہ صحیح، بہت شکریہ. برطانوی آرمی چیف جنرل پیٹرک سینڈرز پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کے معترف لنڈن میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے فارغ التحصیل برطانوی افسران کی تقریب سے خطاب میں برطانوی آرمی چیف جنرل پیٹرک نے کہا کہ پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ مہارت، فٹنس اور تجربے کا کوئی موازنہ نہیں. جنرل پیٹرک سینڈرز نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت کو سراہا. برطانوی آرمی چیف نے پاکستانی قوم کی غیر معمولی فراخ دلی کا بھی ذکر کیا. برطانوی فوجی افسران نے تقریب میں کوئٹہ کی ناقابل فراموش یادیں، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں گزرے دنوں کے قصے سنا کر حسین یادیں تازہ کر دیں. اس موقع پر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے کمانڈنٹ میجر جنرل نسیم انور کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا. پاکستان ہائی کمیشن کے آرمی اور ایئر ایڈوائزر کرنل تیمور راحت نے تقریب کی میزبانی کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. چند چیزوں پہ کیپ کر لیں تو باقی یو آر آلویز ویلکم. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، وزیر اعلیٰ کے گھر، میرے سارے دروازے ایم ایزی ایکسیسیبل ٹو ایوری ون آف یو. وی آر لائک ٹیم. آئی وانٹ ٹو پلے فٹ بال. ہم نے اسکواش نہیں کھیلنی ہے، ہم نے سب نے ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بال کھیلنی ہے، ایک دوسرے کو پاس کرنا ہے، ایک دوسرے کا بازو بننا ہے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننی ہے. اور ہم نے اپنی لیڈرشپ نے جو ہم پر ٹرسٹ کیا ہے، اس ٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے جو گورننس کا ماڈل ہے اس کو امپروو کریں. بلوچستان میں جو کرپشن ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اگر ختم نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ کم ہو سکے. اور جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہم ساری ڈسکشنز کریں. بیکاز یہ جو ٹینیور کی سسٹینیبلٹی ہے، ٹینیور کی ایشورنس ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہمارے یہ جو عام ہے، جو بیوروکریٹک عام ہے جس نے ہماری پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ان کو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ سسٹین نہیں کرتا. تو آپ نے اس طرح کی چوائسیز از یورز. آپ نے اپنی ٹیم خود چننی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں. آپ اس تھاٹ پروسیس سے گزریں، اس میں 2 دن لگائیں، 3 دن لگائیں. سلیکٹ اے گڈ ٹیم، پھر اس ٹیم کے ساتھ کام کریں ایٹ لیسٹ کوئی 2 سال تک آپ اس ٹیم کو، تاکہ وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو آپ کے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. I want to say this all, any one of you please contribute. جب پورٹ فولیوز آ جائیں گے تو وہ میں آپ کے ساتھ ہارڈ کاپی بھی شیئر کروں گا اور سافٹ کاپیز بھی شیئر کروں گا. اس پہ بہتری کی گنجائش ہے. آپ اپنا انپٹ دیجیے گا، باقی سب لوگ انپٹ دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے لو ہینگنگ فروٹس جو ہم نے اگلے 3 مہینے میں، 4 مہینے میں جو گولز ہیں، جو ڈویبلز ہیں، وہ ڈویبلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں. اور ہم ان ڈویبلز پہ ڈبیٹ کرنے کے بعد پھر بڑا میراتھن، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے ان کے ساتھ ریلیجیسلی اس کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف دے سکیں. Thank you all. Any one of you.
आपको बताते चलें कि इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी काबीना इजलास से खिताब कर रहे हैं और बाकी वज़रा भी काबीना इजलास में इस वक्त मौजूद हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस वक्त ये मनाज़िर जो कि बराह रास्त देखे जा सकते हैं कोयटा से, जहाँ पर मीर सरफराज बुगटी काबीना इजलास से खिताब कर रहे हैं। और दूसरी जानिब मुशीर ख़ज़ाना KP के मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आज बलूचिस्तान बुक है हमारी तैयारी, ये उसकी पेज बुक है। एक एक प्रोजेक्ट इतनी ज़बरदस्त डिटेल में काम किया। आज पाकिस्तान का जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो फाटा का है उसके लिए ये पैसे रेस किए गए और इसके अलावा दीर और चित्राल के लिए भी पैसे रेस किए गए। 1.8 अरब डॉलर के कमिटमेंट्स हुए, जिसमें 1 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक, आधा अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक, EU ने 100 मिलियन डॉलर, इस तरह की ये तमाम चीज़ें हुई। बहरहाल ये सब कुछ हुआ और ये 2 दिन हमने ये देखा कि अखबारों ने, प्रेस ने उसको बहुत अच्छा कवर किया। ये चीज़ें होती है कंट्री का इमेज बढ़ाने के लिए, ये किसी की ज़ाती तशहीर नहीं होती। ये अगर चीज़ हमारे TV चैनल्स में आवाम को, इस वक्त आवाम का भी इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है वो ज़मीन बोस हुआ है। सब इस वक्त मायूस हैं, परेशान हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान में आया सरमायाकारी आएगी कि नहीं आएगी। जब इतना बड़ा इवेंट को जो है इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया गया कि शायद कोई मतलब कहीं PTI की तारीफ ना हो जाए या KP की तारीफ नहीं। ये PTI और KP का मामला नहीं था, ये मुल्क का मामला था। बहरहाल ये एक ज़रूरी चीज़ थी आपको बताना। इसमें जो है ADB, जैसे मैंने कहा, 1 अरब डॉलर EU ने भी हमें पैसे दिए, वर्ल्ड बैंक ने भी। और ये चीप फाइनेंसिंग है, ये भी नहीं इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान 8-8, 10-10% पे पैसे उठा रही है, ये 3, 4, 5 और इसमें कंसेशनल लोन्स भी थे। बहरहाल ना सिर्फ हमने फेडरल गवर्नमेंट बल्कि सूबों में भी, बजाय ये कि हम एयर एम्बुलेंस के 16 रुपए की रोटी और इधर और उधर वीडियोस बनाने में मतलब ये टाइम वेस्ट करें, हमने एक सीरियस चीज़ की और इसमें जो है डिलीवर करके दिया। मुशीर ख़ज़ाना KP के मुज़म्मिल असलम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना ताहिर अशरफी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वारदात को वीटो किया गया, मैं समझता हूँ वो भी काबिले मुसम्मत है। फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए और ये जो दहशत और बर्बरियत और वहशत है इसका खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान बड़ा क्लियर, वाहिद पाकिस्तान है कि जिसके सिपह सालार ने और जिसकी तकरीबन 4थी कोर कमांडर मीटिंग थी ये परसों जो हुई है, जिसमें फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की तायीद और उनके साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। तो हम फ़लस्तीनियों के कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। हम देख लेंगे कि आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पे बैठे ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो लगता है कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बैठे हुए, जो काम मजबूत का गवर्नमेंट का है वो नहीं होगा। नहीं, आप गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया। नहीं। मेरा ख्याल है आपको फिर थोड़ा सा, यही मैं कहता ना, फिर आप नाराज हो जाते हैं। होप के पास 90,000 हुज्जाज है, गवर्नमेंट की वजारत मजहबी अमूर के पास भी 90,000 हुज्जाज है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हुज्जाज भी पाकिस्तानी हैं, ये बर्मी नहीं है, बंगाली नहीं है, ये सोमालिया से नहीं आए हैं। मैं होप पाकिस्तान का सरपरस्त आला हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम अपने हुज्जाज की सहूलत के लिए बात कर रहे हैं, हम कौम को ये अवेयर कर रहे हैं कि भाई जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे जाके हज के मामला तय करें, हम लोगों को अगर ये बता रहे हैं कि भाई हज अभी जारी है, हज की बुकिंग ख़त्म नहीं हुई है, और अगर तरबियत हुज्जाज प्रोग्राम गवर्नमेंट भी करती है और हर इदारा करता है। अभी ये आज सुबह मुझे हमारे यहाँ के साथियों ने बताया कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वो 5 मई को बहुत बड़ा तरबियती प्रोग्राम लाहौर में हमारे ये प्राइवेट साथी कर रहे हैं। हर मकतब जो है, यानी हर जो आप उसे क्या HGO कह लें, हज ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो अपनी तरबियती नशिस्तें हर साल करती है। आप ज़रा हज के आपको करीब करेंगे, चूँकि आपको इस हवाले से मालूमात नहीं है, तो आप मलक साहब से जाके ज़रा मिला करें ताकि आपको मालूमात पूरी हासिल हो जाए। गवर्नमेंट इधर सुन ले, परसों हम जो हमारे वज़ीर मजहबी अमूर हैं सालिक चौधरी साहब, उनके साथ हमारी बड़ी तफसीली नशिस्त हुई है।
کہ یہی تاثر تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ حاجی جو ہے وہ کوئی بنگلہ دیشی ہے اور سرکاری حاجی جو ہے وہ کوئی پاکستانی ہے. نہیں، سرکاری حاجی بھی پاکستانی ہے، پرائیویٹ حاجی بھی پاکستانی ہے. اور وزارت مذہبی امور نے اس سال یہ میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ 1 روپے کی کرپشن جو ہے اب تک پاکستان کے اندر پرائیویٹ اور سرکاری اسکیم میں اگر ہوئی ہو تو اس کے ذمہ دار ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، ہمیں شاباش دینی چاہیے آپ کو. تو لاہور میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی پریس کانفرنس کر رہے تھے. اور اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹ. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات پارلیمانی اور عوامی سطح پر رابطوں میں اضافے اور دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ، زیر تکمیل آپریشن تھیٹرز کا دورہ کر کے پیش رفت کا جائزہ لیا. اور کسٹمز نے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں بڑا فراڈ پکڑ لیا. ای ایف ایس اسکیم میں 23 کروڑ 33 لاکھ روپے کی جعل سازی پر 10 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں اسمگلنگ کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کا حوالہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس ہوا اور وزیر اعظم کو اسمگلنگ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال، منشیات، اشیاء خورنوش بشمول چینی، گندم کھاد، پیٹرولیم مصنوعات، غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا. اجلاس کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ای ڈی خواجہ کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کی گئی. وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف کرتے ہوئے انسداد اسمگلنگ کی کوششوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی. اور یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے. ویلکم بیک. میری جگہ پر بھیک مانگنے کیوں آئے؟ کراچی میں خاتون بھکاری دیگر بھکاریوں کے خلاف عدالت پہنچ گئی. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پولیس کو ہراساں کرنے کی درخواست تھی لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی. عدالت بھیک مانگنے سے متعلق حدود کا تنازع حل کرے. کراچی کی سٹی کورٹ نے خاتون بھکاری کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے ریمارک سے کہ مجبوری اپنی جگہ لیکن بھیک مانگنے کے لیے جگہ مختص نہیں کی جا سکتی. اور یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے. صدر کے خطاب کے دوران غیر مہذب احتجاج اور غیر مناسب زبان استعمال کرنے پر اسپیکر قومی اسمبلی کا سخت ایکشن. جمشید دستی اور اقبال خان کی اسمبلی رکنیت حالیہ اجلاس تک معطل کر دی گئی. کل اسمبلی میں گالیاں دی گئیں، باجے بجائے گئے. اپوزیشن نے بدترین تاریخ رقم کی. پارلیمان کا تقدس پامال کیا گیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج مجبوراً ایک قدم اٹھایا، اس سے بہتری آئے گی. اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص ملک دشمن بیانیہ چلا رہا ہے. ملک دشمن بیانیے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ یہ حکومت کو جو مرضی کہیں مگر پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنیں گے. قومی اسمبلی اجلاس کے دوران گرما گرمی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ قانون اور آئین کے مطابق اسمبلی چلائیں، مجھے قانون نہ پڑھائیں، خود اس پر عمل کریں. اسپیکر ایاز صادق کا اپوزیشن لیڈر کو جواب. فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ میں نئے انکشافات. اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور سابق وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے بیانات سامنے آ گئے. شہباز شریف نے بیان میں کہا کہ ٹی ایل پی پر پابندی سے متعلق انٹیلیجنس رپورٹ صوبائی حکومت سے شیئر نہیں کی گئی. ٹی ایل پی اور وفاقی حکومت میں معاہدے پر اتفاق کیا گیا. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کراچی حملے کی مذمت. وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کر لی. سینئر وزیر شرجیل میمن نے حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی اہلکار کی بہادری کو سراہا. سعودی عرب پاکستان میں 9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. سعودی عرب کے وفد کا دورہ پاکستان خوش آئند رہا.
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ Rahman Rahim. Honorable President, may I have your permission to start the formal proceedings of this special investiture ceremony for conferment of Nishan-e-Imtiyaz military upon General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey. Thank you. I now invite Mr. Ehsanullah Kakar for recitation from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Say, O Allah, honor of sovereignty. You give sovereignty to whom you will, and you take away sovereignty from whom you will. You honor whom you will, and you humble whom you will. In your hand is all good. Indeed, you are over all things competent. You cause the night to enter the day, and you cause the day to enter the night. You bring the living out of the dead, and you bring the dead out of the living. And you give provision to whom you will, without account. Sadaqallahul Azim. I now request General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey, to please come forward. Ladies and gentlemen, General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey, is an officer of high intellect, and his excellent administrative and professional qualities earned him the reputation of being a courageous and competent officer. General Metin Gurak has played a vital role for implementing peace and stability around Turkey. Ladies and gentlemen, General Gurak, during his outstanding military career, served on different staff and command appointments, which prominently include Commander of 2nd Armored Brigade, Chief of Communication Department of TGS, Commander of Military Academy, Commander of Army Aviation School, Commander of Army Aviation, Commander of 4th Corps, Commander of Land Forces Tredok Communication Service Support Training, Chief of Staff of Land Forces Command, and Deputy Chief of Turkish General Staff.
In recognition of his excellent service and outstanding achievements, he was elevated to the rank of general in 2020 and served as Second Army Commander before being appointed as Chief of Turkish General Staff in August last year. Ladies and gentlemen, General is a sincere and close friend of Pakistan. He has played a prominent role in promoting and strengthening defense relations between both brotherly countries. In recognition of his illustrious services, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey. I now request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. Honorable President, sir, may I have your permission to close the formal proceedings of this special investiture ceremony? Ladies and gentlemen, the proceedings of this special investiture ceremony are now. ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब इस वक्त जारी है और ये मनासिर हैं। सदर मुमलिकत भी यहीं पर मौजूद हैं, आसिफ अली सरदारी, और उनकी जानिब से तुर्क चीफ को निशान इम्तियाज से नवाजा जा रहा है। बताते चलें आपको कि ऐवान सदर में तकरीब मुनक़िद की गई जहां पे तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेतिन गुराक को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब है। जो मनाजिर अभी मुलाहिजा किए जा सकते हैं, बराह रास्त सदर मुमलिकत की जानिब से निशान इम्तियाज से नवाजा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करें, बिजली पर सब्सिडी बंद की जाए। आईएमएफ का एक और मुतालबा सामने आ गया। आईएमएफ ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की सब्सिडी पर सवालात उठा दिए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि आईएमएफ ने सनती और ज़रई शोबे के लिए सब्सिडी मुख्तस न करने की तजवीज़ दी है। आईएमएफ ने आज़ाद कश्मीर के बिजली वाजिबात का मामला जल्द हल करने का मुतालबा भी कर दिया। आईएमएफ ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली सब्सिडी पर सवालात उठा दिए हैं। आईएमएफ का आज़ाद कश्मीर के बिजली वाजिबात का मामला जल्द हल करने का मुतालबा सामने आ चुका है। बिजली पर सब्सिडी बंद की जाए, आईएमएफ का एक और मुतालबा जो कि सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि बिजली पर सब्सिडी बंद की जाए और आईएमएफ ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की सब्सिडी पर सवालात उठा दिए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि आईएमएफ ने सनती और ज़रई शोबे के लिए सब्सिडी मुख्तस ना करने की तजवीज़ दी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक मुगल, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। उनसे हम जानते हैं, इशफाक मुगल, बिजली पर सब्सिडी बंद की जाए, आईएमएफ का एक और मुतालबा सामने आ चुका है। आईएमएफ के मुतालबात मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं, किस तरह से इससे निपटा जाएगा? बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आइंदा माली साल के बजट के आगाज से ही जो आईएमएफ प्रोग्राम के लिए जो है वो तैयारियां कर रही है और ऐसे वक्त में जो है वो आईएमएफ की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मुतालबात सामने आ रहे हैं। और हमारे ज़राए का कहना है कि आईएमएफ ने जो पावर सेक्टर की जो सब्सिडी है उसको कम या ख़त्म करने पर जो है वो का मुतालबा किया है। और इस हवाले से बताया गया है कि जो मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो बिजली की सब्सिडी दी जा रही है उस पर सवालात उठाए हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए जो है हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त यकसा टैरिफ के नाम पर जो है वो सालाना 171 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। जो आईएमएफ के काम है उनको भी इस पर जो है ठीक है, ये मुतालबात हैं जो कि सामने आ चुके हैं। इशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
महकमे सेहत सिंध की 2 फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल रोहरी और हैदराबाद के गवर्नमेंट अस्पताल की लेबॉर्ट्रीज तवील अरसे से गैर फाल हैं। इमारतें खस्ता हाल हैं। दोनों गैर फाल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज सिंध फूड अथॉरिटी को देने की समरी तैयार कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात शफकत अजीज से जानते हैं। शफकत अजीज, महकमे सिंध की 2 जो फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं वो गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है, क्या तफसीलात हैं? अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला किया है और सूबे की जो 2 फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज थी जो महकमा सेहत के पास थी और तवील अरसे से गैर फ़ाल थी, उन्हें हासिल करने के लिए वज़ारत सिंध को एक समरी अरसाल की है जिसमें कहा गया है कि ये दोनों लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो सिंध फूड अथॉरिटी को दी जाएँ। ये दोनों लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं वो एक लेबॉर्ट्री सखर तलका अस्पताल रोड़ी, जबकि दूसरी जो है वो गवर्नमेंट अस्पताल हैदराबाद के पास हैं, जो एक तवील अरसे से महकमा सेहत सिंध के पास थी, जहाँ पर फूड टेस्टिंग का इंतजाम किसी ज़माने में होता था लेकिन अब तवील अरसे से नहीं हो रहा, जिसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी को ख्याल आया कि ये दोनों लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो लेकर और वहाँ पर फूड टेस्टिंग का जो मरला है इन इलाकों में, इन अजला में शुरू किया जा सके ताकि लोगों को जो है वो मयारी और सेहतमंद खाना जो है वो मैसर हो सके। डीजी फूड अथॉरिटी हैं आगा फ़खर हुसैन, उनका ये कहना है कि कराची में भी KMC के ज़ेर एहतमाम जो चलने वाली फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं उन्हें भी सिंध फूड अथॉरिटी हासिल करेगी और उनका कंट्रोल हासिल करेगी और वहाँ पर जो है वो खाना टेस्ट किया जाएगा और लोगों को जो है एक अच्छा और सेहतमंद खाना जो है वो होटलों में खाने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर पुलिस के एहलकारों को अक़वा बराए तावान की वारदात में मुलव्विस होने का इंकशाफ। थाना फिरोजवाला में SHO वहादत कॉलोनी समेत दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि SHO अफजाल सब इंस्पेक्टर आदिल ने दीगर एहलकारों के हमरा अगवा किया और नामालूम जगह पर ले गए। पुलिस एहलकार 1 करोड़ रुपए का मुतालबा भी करते रहे हैं। SHO अफजाल सब इंस्पेक्टर आदिल ने एहलकारों के हमरा अगवा किया है। हमाद असलम से जान लेते हैं तफसीलात। हमाद असलम, बताइएगा ये मुतालबा क्या है? 1 करोड़ रुपए का मुतालबा भी करते रहे, दरख्वास्त का मतन क्या है? जी बिल्कुल, FIR मतन के मुताबिक इलियास नामी जो शहरी है उसने मुकदमा दर्ज करवाया है और वो और अपने दोस्त के साथ कामों की रोड पर खाना खाने रुके थे। इसी दौरान नामलूम जगह पर जो अगवाकार थे वो उन लोगों को ले गए और 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया, जो बाद में 12 लाख रुपए में तय पाया। घर फोन करके 12 लाख रुपए रकम मंगवाई गई और जान खलासी करवाई गई। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक लाहौर पुलिस ने थाना फिरोजवाला में अगवा और तवान का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद वादत कॉलोनी पुलिस के जो आदिल थे, अली भट्ट और अकरम सब इंस्पेक्टर में 7 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुकदमे ठीक है, कार्रवाई अमल में लाई गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया हमाद असलम। गुजरावाला में पंजाब पुलिस का एहलकार बकरा चोरी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस एहलकार अपने भाई के साथ बकरा चोरी करता शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाई और थाना आरोप में पुलिस एहलकार समेत दोनों मुलजिमों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अली शेर से जान लेते हैं। अली शेर, बताइएगा पुलिस एहलकार ही चोरी कर रहा था, क्या तफसीलात हैं? जी देखें, ऐसा ही है। थाना अरूब का ये वाकया पेश आया है जहाँ पे जो पुलिस एहलकार है जो अपने भाई के साथ मिलकर जो है बुटरावाली के करीब जो बकरा चोरी कर रहा था कि शहरियों के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस एहलकार उसके भाई को शहरियों की जानिब से जो है उसकी खूब दुर्गत बनाई गई है, उस पर तशद्दुद किया गया है, जिसकी फुटेज जो है न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। और थाना अरूब पुलिस ने जो है सेंट्रल जेल में जो ड्यूटी पर मामूल था पुलिस एहलकार और उसका जो भाई था चोरी कर रहा था, उन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहरियों का कहना है कि पुलिस जो है मुहाफिज होती है लेकिन पुलिस एहलकार ही जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा नौजवान नस्ल है। नौजवानों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है। नई बात मीडिया नेटवर्क और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से जेहलुम में ब्रेव इंटरनेशनल फ्रेंचाइज का इफ्तिताह किया गया। मजीद तफसीलात जेहलुम से उमैर अहमद राजा की रिपोर्ट में जानिए। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान में तलबा को मियारी तालीम देने का मुस्तनिद इदारा समझा जाता है। ये इदारा बरसों से तालीम के मैदान में गिरांकदर खिदमात सर अंजाम दे रहा है।
हुनरमंद और काबिल तलबा को बैरून मुल्क भेजने में सहूलत देने के लिए मिस मानूर चौधरी ने ब्रेव इंटरनेशनल का इफ्तिताह किया। हम स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को पूरी दुनिया में पढ़ने की, नौकरियां करने की और ट्रैवल करने की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करते हैं जो कि हम बिलीव करते हैं कि एक ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल तरीके से हर बंदे का हक है कि वो मुयस्सर कर सके। हम ये बिलीव करते हैं कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है वो इसका यूथ है। इफ्तिताही तकरीब में ज़िला भर से निजी और सरकारी तलीमी इदारों के सरबराहान और तुलबा तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। सियासी रहनुमा चौधरी राशिद मिन्हास ने इस इकदाम को सराहा। जितनी ज़बरदस्त फ्रेंचाइज खुली है, मैं लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कि इसी में आप पार्टिसिपेट करें और आपके बच्चों का फ्यूचर के लिए ये सबसे ज़्यादा सिक्योर इदारा है इंशाल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी जावेद अहमद ने कहा कि ब्रेव इंटरनेशनल ने हुनरमंद और काबिल नौजवानों को मुल्की माईशत में किरदार अदा करने के लिए एक उम्दा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। This is a great family and the endeavor they are going to have for this franchise in Jhelum for students progress. I wish them best of luck and I hope کہ یہ اسی طرح جو اسپرٹ گروپ آف فیملی کی ٹریڈیشنز ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کی عظیم خدمت کریں گے۔ پاکستانی نوجوان صلاحیتوں کے لحاظ سے کسی سے بھی کم نہیں، اگر انہیں مناسب سرپرستی میسر آئے تو یہ دنیا بھر میں اپنے وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے، کہیں مت جائیے گا۔ ایوان صدر میں ترک چیف آف جنرل سٹاف کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری نے ترک چیف آف جنرل سٹاف کو نشان امتیاز سے نوازا۔ آئی جی سندھ کی زیر صدارت چینی باشندوں کے حفاظتی انتظامات سے متعلق اجلاس، غلام نبی میمن نے چائنیز کی سیکیورٹی کے حوالے سے اسپیشل برانچ میں علیحدہ یونٹ کے قیام کی ہدایت دی۔ ویلکم بیک۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سستے نان روٹی کا حصول مشکل ہو گیا۔ تنور مالکان کی ہٹ درمی برقرار ہے، مختلف شہروں میں تندور بند کر دیے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر تندور مالکان نان اور روٹی زائد قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ لاہور میں مغل پورہ، ہربنس پورہ، عامر ٹاؤن، گلبرگ سمیت مختلف علاقوں میں روٹی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں کاغذی کارروائی تک محدود ہیں۔ ملتان میں روٹی کا وزن کم کر کے 16 روپے میں فروخت شروع کر دی گئی ہے۔ گجرانوالہ میں بھی حکومتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پشاور میں بھی بعض علاقوں میں نان روٹی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تمام صورتحال جاننے کے لیے ہمارے نمائندگان لاہور کے مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، ملتان، پشاور سے ہمارے نمائندگان موجود ہیں۔ سب سے پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں جہاں پر اشرف مہتاب ہمارے ساتھ ہیں۔ اشرف مہتاب، بتائیے گا لاہور میں کیا روٹی سستے داموں مل رہی ہے؟ اگر مل رہی ہے تو کیا وزن کم کیا گیا یا وزن پورا رکھا گیا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا تھا کہ روٹی جو ہے وہ 16 روپے کی ملے گی، جس کی وجہ سے اب جو بعض تنور مالکان نے 16 کی بعض جو ہے 20 کی بیچتے رہے۔ پھر اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا اور 3-4 دن کے کریک ڈاؤن کے دوران تقریباً 40 کے قریب انہوں نے ہوٹل مالکان کو پکڑا، ان کو جرمانے کیے اور بعد جو تنور تھے وہ سیل بھی کر دیے۔ میں اس وقت ایک تنور کے اوپر کھڑا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے یہ روٹیاں لگ رہی ہیں اور یہ روٹی دے رہے ہیں۔ یہ روٹی اس وقت 16 روپے کی کہتے ہیں دے رہے ہیں جی۔ بڑی اچھی بات ہے کہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے اور روٹی جو ہے 16 کی مل رہی ہے۔ اگر اس کی کیلکولیشن کی طرف جائیں تو ہم نے ایک کیلکولیشن دی تھی کہ روٹی ان کو جو ہے وہ پیڑا جو پڑتا ہے وہ تقریباً 11 روپے 75 پیسے کا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے اخراجات اوپر ڈال لیے جائیں، گیس، بجلی اور پانی سمیت جو کاریگر اس کو لگاتا ہے، تو تقریباً یہ روٹی جو ہے ان کو 14 روپے 14.5 روپے کی پڑتی ہے۔ بعض جگہوں پہ شکایت آئی ہے کہ وہ 80 گرام کی روٹی اور 90 گرام کی روٹی بھی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اشرف مہتاب، لاہور کی صورتحال کے بارے میں آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ گجرانوالہ سے علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی شیر، گجرانوالہ کا احوال بتائیے گا، روٹی کیا جن پیسوں پر کہی گئی تھی ان پر مل رہی ہے یا مہنگی مل رہی ہے؟ آج بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے روٹی اور نان کی قیمتوں میں واضح کمی کی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے
जो पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत जो है 15 रुपये, जबकि नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर गुजरांवाला में ये 100 ग्राम की रोटी जो पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 रुपये इसकी कीमत रखी गई है, लेकिन गुजरांवाला में 20 रुपये ही फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर नान की बात की जाए तो नान 20 रुपये रेट रखा गया है, लेकिन नान उसी रेट पर 30 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। जो तंदूर के मालिक हैं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। 1800 रुपये का तोड़ा है। जो ये जो बंदा रोटी लगाता है उसकी 1800 रुपये दिहाड़ी है, पेड़े वाले का 1000 रुपये है। एक दिन हम अगर ये तंदूर चालू करें तो हमारा 5000 रुपये खर्चा होता है। या तो ठीक है अली शेर, गुजरांवाला की सूरत हाल के बारे में आपने हमें आगाह किया। आगे रुख करते हैं मुल्तान का, जहाँ से इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान अरशद, मुल्तान के हवाले से बताइएगा, क्या अहकाम जारी किए गए थे कि रोटी की कीमत और नान की कीमत कम कर दी जाए, क्या उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं घंटाघर रोड के ऊपर मौजूद हूँ और मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो तंदूर मालकान हैं वो जो रोटी की कीमत है किसी की मुख्तलिफ है। कोई 15 रुपये की दे रहा है, कोई 20 रुपये की दे रहा है। जो 20 रुपये की रोटी दे रहे हैं उनका कहना है कि उसका ग्राम 120 ग्राम है, जबकि जो 15 रुपये की रोटी है उसका वज़न 100 ग्राम है। तो इस वक्त मैं एक होटल के ऊपर मौजूद हूँ। ये कांटे के ऊपर एक रोटी को लगाया गया है, इसका वज़न जो है यहाँ पे 85 ग्राम है। इसी तरीके से मुख्तलिफ होटलों के ऊपर जो वज़न है वो 65 ग्राम है। तो ये जो वज़न की मिकदार है ये किसी भी जगह के ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं है, पूरी नहीं है। जो होटल मालकान है उनसे हम बात करते हैं। 100 दिरहम की तो है ना, आप लेके खड़े हैं, इससे सूख गई है, अब और उठाएं फ्रेश 100 दिरहम होगी, सूख जाती है हवा से, वरना वजन इसका 100 दिरहम पूरा है और तोल लें। ये रोटी जो है अभी फ्रेश तंदूर से ही निकली है और इसको ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे हम रुख करते हैं पेशावर का। लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। लिहाज अली, पेशावर की क्या सूरत हाल है बताइएगा, क्या रोटी की जो पैसे मुकर्रर किए गए थे, जो निर्ख मुकर्रर किए गए थे, उन पर मिल रही है या ज़ायद कीमत पर मिल रही है? रवा हफ्ते के आगाज़ पर पंजाब हुकूमत को देखकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की महकमा खुराक ने नरमाइयों के साथ मुज़ाकरात किए और इस मुज़ाकरात के नतीजे में 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की गई और साथ ही बताया गया कि 200 ग्राम रोटी की कीमत मार्केट में 30 रुपये में होगी। लेकिन इस नरफनामे पर बड़ी मुश्किल से अमल दरामद हो रहा है। अगरचे पेशावर में हम मौजूद है और पेशावर में इस वक्त 15 रुपये तकरीबन बेशतर दुकानों में जो GT रोड पर वाक़ होते हैं वहाँ तकरीबन 100 ग्राम की रोटी 15 रुपये में मिल रही है। इसके साथ ही जो 200 ग्राम की रोटी है वो 30 रुपये में मिल रही है। महकमा खुराक के मुताबिक इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया ने पेशावर। ठीक है लिहाज अली, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। टोबा टेक्सिंग में मारिया कत्ल केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी। मारिया से जिनसी ज्यादती साबित न हो सकी। मारिया कत्ल केस में गिरफ्तार भाई फैसल वालिद सितार ने जिनसी ज्यादती का एतराफ़ किया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मारिया को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे पर तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। वाल्टन रोड को CBD सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कलमा चौक से जोड़ने के लिए सिरे तामीर फ्लाईओवर भी नामुकम्मल है। इस हवाले से अहमद कुरैशी जो कि इस वक्त वाल्टन रोड पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अहमद कुरैशी, बताइएगा ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्टन रोड पे, जहां CBD की जानिब से ये मंसूबा 1 साल कबल जो है शुरू किया गया, जिसमें इस मंसूबे के तहत जो है इसके दोनों तरफ की सड़कें जो हैं उनकी तामीर होना थी। इसके अलावा U-टर्न्स बनने थे और मेन एक जो वाल्टन रोड का जो एक दरीना मसला था सीवरेज लाइन का, क्योंकि सीवरेज लाइन जो है यहाँ पर नहीं है। सीवरेज का एक छोटा सा जो है सीवरेज के लिए नाला था, जिससे अब मेन एक सीवरेज बड़ी लाइन जो है वो डाली जा रही है ताकि यहाँ से हडियारा ड्रेन तक जो है सीवरेज को जो है यहाँ पे कन्वर्ट किया जाए और इस रोड को जो है सीवरेज के पानी से निजात मिले। लोग जो है ये मुतालबा करते हमें नज़र आते हैं कि मोहसिन नकवी के दौर में जितने भी मंसूबे शुरू किए गए वो अपनी जो कंप्लीशन डेट थी उससे पहले ही मुकम्मल हुए, लेकिन ये वाहिद बदकिस्मत मंसूबा है जो साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका, अभी तक जो है इस पर काम सुस्त रवि का शिकार है। लोग अदियत से दो चार हैं। लोगों का मुतालबा है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो यहाँ पर आएँ, CM पंजाब यहाँ पर आके देखें कि इस मंसूबे पर जो रफ्तार है उसका जायज़ा लें
کہ کیسے نجات مل سکتی ہے یہاں کے جو رہنے والے ہیں، مکین ہیں، دونوں طرف سڑک کے جو آبادیاں ہیں، کس طرح وہ اس اذیت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صفائی ستھرائی کے احکامات ہوا میں اڑ گئے، شہر میں گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا پانی شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ بڑکی روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید تفصیلات محسن الوی بتائیں گے۔ جی محسن الوی، کہیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنے منصب کا چارج سنبھالتے ہی ہدایت جاری کی تھی کہ پنجاب بھر کے اندر جو ہے گلی محلوں کو صاف کیا جائے۔ خاص طور پر لاہور کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر گلی محلوں کو صاف کیا جائے، گندگی کے ڈھیر ان کو نظر نہیں آنے چاہیے اور جو گٹر کا پانی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ لیکن پورے لاہور کی بات ایک طرف، یہ اس وقت موجود ہے برکی روڈ پر، جو کہ وزیر اعظم یہاں سے منتخب ہوئے شہباز شریف، ان کا اپنا حلقہ ہے، لیکن یہاں پر گندگی کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گٹر کا پانی ہے جو بلکہ مین روڈ کے اوپر جو ہے دونوں اطراف میں پورے برکی روڈ کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر اسی طرح سے پانی جو ہے وہ گٹر کا ابل کے باہر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پیدل چلنے والوں کو بلکہ سوار جو لوگ ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے احکامات تو دیے تھے کہ جو گٹر ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، جو گندگی کے ڈھیر ہیں ان کو ختم کیا جائے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو گزرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے مین روڈ کے اوپر، اور اگر دیہات کے اندر جائیں یا رہائشی آبادیوں کے اندر جائیں تو وہاں پر صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اور یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر اسی طرح سے جو سیوریج کا پانی ہے نظام ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے سیوریج کا پانی مین روڈ کے اوپر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور خاص طور پر گزرنے والے جو ہیں مسافر ہیں ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اس حوالے سے نوٹس لے اور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے احکامات کے اوپر عمل درآمد کراتے ہوئے جو گندگی کے ڈھیر ہیں نہ صرف ان کو ختم کروائیں بلکہ سیوریج کا نظام جو ہے اس کو بھی بہتر بنایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پشاور کے اسکواش کھلاڑی فواد خان نے آسٹریلیا میں ہونے والی جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں برونز میڈل اپنے نام کر لیا۔ پاکستانی اسٹار نے انڈر 13 کیٹیگری میں سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی۔ فواد خان کی وطن واپسی پر پشاور ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ اس وقت نمائندہ نیو عبدالقیوم آفریدی اسکواش کھلاڑی فواد خان کے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں یہ کھلاڑی کیا کہتے ہیں۔ جی عبدالقیوم، بتائیے گا۔ بالکل، پشاور کے ننھے فواد خان نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ہونے والے جو آسٹریلین اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں اس نے برونز میڈل جیتا ہے، اور آج جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے۔ پشاور سے اس کا تعلق ہے اور گھر میں جو ہے یہاں پر ان کے والدین رشتہ دار سارے خوش ہیں۔ ایئرپورٹ پر اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ہمارے ساتھ فواد خان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میرا نام فواد ہے اور میں انڈر 13 کیٹیگری میں کھیلتا ہوں، اور میں آسٹریلین جونیئر اوپن میں نے برونز میڈل حاصل کیا ہے، اور میں پاکستان اسکواش فیڈریشن کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ اور آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ہونے والے جو جونیئر اسکواش چیمپئن شپ تھا اس میں انہوں نے برونز میڈل حاصل کیا، جس پر جو اسکواش فیڈریشن ہے اس کا بھی انہوں نے شکر ادا کیا جن کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ اس کے والدین بھی کافی جو ہے اس جیت پر وہ خوش ہے، اور فواد خان جو ہے آئندہ مستقبل میں اس کی جو ہے خواہش ہے کہ مزید جو ہے اس طرح کے جو میڈلز ہے وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے لائے، اور جو اسکواش کا ایک نام ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اسے روشن کیا جا سکے۔ جی کرنے کے لیے پاکستان نامہ سے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔